हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर की एक विषय प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल क्रॉप एंड मैथ लैंडस्केपिंग का दो क्रॉप का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, जिससे लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ठीक है, जिसमें पहले आप लोगों को ग्लैडियोलस की खेती के बारे में बताऊँगा और उसके बाद गेंदा की खेती के बारे में बताऊँगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लैडियोलस, तो ग्लैडियोलस का बोटेनिकल नेम क्या होता है? तो ग्लैडियोलस का बोटेनिकल नेम होता है ग्लैडियोलस ग्लैडियोलस स्पीसीज, या कह सकते हैं ग्लैडियोलस ग्रैंडिफ्लोरस। ठीक है, तो इसकी भी कई सारी प्रजातियां, इसीलिए इसे स्पीसीज के नाम से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो बोटेनिकल नेम ग्लैडियोलस स्पीसीज लिख सकते हैं या ग्लैडियोलस ग्रैंडिफ्लोरस। ठीक है, इसकी फैमिली इरिडेसी है। ग्लैडियोलस जो है वो इरिडेसी फैमिली का है, या इरिडेसी कुल का है। इसका ओरिजिन साउथ अफ्रीका है। ठीक है, इसका ओरिजिन कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में। इसमें 15 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 2 n बराबर 15 क्रोमोसोम पाए जाते हैं किसमें? ग्लैडियोलस में। तो बेसिक जानकारी पता चल गया कि ग्लैडियोलस का बोटेनिकल नेम होता है ग्लैडियोलस ग्रैंडिफ्लोरस, फैमिली होती है इरिडेसी, ओरिजिन इसका साउथ अफ्रीका, क्रोमोसोम नंबर 2 n बराबर 15। अब देखेंगे इसको किस प्रकार के क्लाइमेट की आवश्यकता होती है इसकी खेती के लिए। ठीक है, इसकी खेती के लिए सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। सब ट्रॉपिकल के लिए 16 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और टेम्परेट के लिए 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे सॉइल देखेंगे तो देखिए मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखा हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सॉइल कैसा चाहिए ग्लैडियोलस की खेती के लिए? तो ग्लैडियोलस की खेती के लिए सैंडी लोम सॉइल की आवश्यकता पड़ती है, जिसका पीएच मान 6 से 7 होना चाहिए, जिसका पीएच मान 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। इस प्रकार का सैंडी लोम सॉइल की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे देखते हैं वैरायटी, तो इसकी वैरायटियाँ कुछ देख लेते हैं। तो अमेरिकन ब्यूटी, फ्रेंडशिप, प्रिसिल्ला, रोज सुप्रीम, अर्चना, सुचिता, येलो स्टेम, जेस्टर, तो ये सब क्या है? ये सब ग्लैडियोलस की वैरायटियां हैं। प्रिसिल्ला, रोज सुप्रीम, अर्चना, सुचिता, येलो स्टेम, जेस्टर। ठीक है, तो ये सब क्या होगी? इसकी प्रजाति या वैरायटी हो गई। आगे देखेंगे प्रोपागेशन, तो कमर्शियल प्रोपागेशन इज थ्रू कांस ग्लैडियोलस का प्रोपागेशन सीड कार्म्स टिश्यू कल्चर द्वारा किया था। किसके द्वारा किया जाता है? तो कार्म्स के द्वारा, जैसा कि मैंने आप लोग बताया था, टिश्यू कल्चर के द्वारा और सीड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, इसका प्रोपेगेशन किस किस मेथड से करते हैं। आगे देखेंगे फील्ड प्रिपरेशन एंड प्लांटिंग, तो इसके लिए खेत की तैयारी कैसे करते हैं, प्लांटिंग कितनी दूर पे की जाती है? तो इसके लिए जो बेड की साइज होती है वह 6 बाई 2 मीटर तथा कॉर्म को लिए 5 सेंटीमीटर की जाती है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की डेप्थ पर 40 बाई 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा जाता है, या 25 बाई 25 सेंटीमीटर भी लगाया जाता है। इसकी बुआई अक्टूबर से मार्च के महीने में की जाती है, अक्टूबर से मार्च या अप्रैल में की जाती है। इसकी सिंचाई 7 से 10 दिन के अंदर में की जाती है। परिपक्वता के समय सिंचाई नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ग्लैडियोलस के बेड के साइज जो होता है वह 6 बाई 2 मीटर तथा कॉर्म के लिए 5 सेंटीमीटर की गहराई पर 40 बाई 25 सेंटीमीटर की दूरी पे या 25 बाई 25 सेंटीमीटर पे लगाया जाता है। अक्टूबर या मार्च में, या अक्टूबर मार्च या अप्रैल में इसकी बुआई की जाती है। तो सिंचाई देखते हैं, इसकी सिंचाई 7 से 10 दिन के अंतर में की जाती है, परिपक्वता के समय सिंचाई नहीं की जाती है। ठीक है, अब देखेंगे न्यूट्रिएंट, तो एनपीके की कितनी मात्रा दी जाती है? तो 120 बाई 50 बाई 50। तो देखिए नाइट्रोजन 120 केजी और फास्फोरस 50 केजी और पोटेशियम भी 50 केजी। देखिए इसमें जो फास्फोरस और पोटेशियम की 50-50 केजी मात्रा है उसको ये कई बार बुआई के समय खेत में डाल देते हैं, लेकिन नाइट्रोजन जो होता है उसको 2 बार खेत में डालते हैं। ठीक है, एक बार 30 दिन के बाद, एक बार बुआई के समय, फिर 30 दिन के बाद, फिर 30 दिन के बाद, 3 बार में डाला जाता है न्यूट्रिएंट को, मतलब नाइट्रोजन को। आगे देखेंगे प्लांट प्रोडक्शन, तो इसमें जो ग्लैडियोलस होता है इसमें कौन कौन से इंसेक्ट लगते हैं? तो एफिड लगते हैं, तो इसके लिए माइलिथियन का यूज किया जाएगा। थ्रिप्स लगते हैं तो इसके लिए मोनोक्रोटोफास का यूज किया जाएगा। और कटवार्म लगते हैं। ठीक है, कटवार्म जो लगते हैं उसके लिए मेटा सिस्टॉक्स का यूज किया जाएगा। और टर्माइड लगते हैं तो उसके लिए डेल्थेन का यूज किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग प्लांट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। आगे है डिजीज, जिसमें फंगिसाइड और रस्ट कीट लगते हैं, तो इसके लिए बाविस्टिन का यूज किया जाता है। बाविस्टिन 0.2% का यूज किया जाता है। आगे देखेंगे पैकिंग ऑफ फार्मर एंड डाइट ऑफ कार्म। ठीक है, फूलों को प्रातःकाल जल
जल तक उन पर ओस की स्पाइक के साथ तेज चाकू से काटते हैं। ठीक है, तो फूलों को प्रातःकाल जब तक जल हो उन पर ओस की स्पाइक के साथ तेज चाकू से काटते हैं। तो अक्टूबर में रोपी गई फसलों में कार्म्स की डिजीज मार्च अप्रैल में होती है। ठीक है, खुदाई के लगभग 90 दिन पहले सिंचाई बंद कर देना चाहिए। खुदाई के समय ध्यान देना चाहिए कि कार्म क्षतिग्रस्त न हो। खुदाई के उपरांत कार्म्स को छाया में सुखाकर साफ कर लेना चाहिए। ठीक है, मतलब ये जो देखिए इसका मतलब फल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब इसका ईल्ड देख लेते हैं, उपज। तो बहुत छोटा सा ग्लैडिएटर था, मैंने आप लोगों को 5 मिनट में ही बता दिया। तो इसकी उपज जो होती है वो रोपाई की सघनता पर निर्भर करती है। यदि 1 एकड़ में 60,000 कार्न रोपी जाती है, पौधा रोपा जाता है, तो उपज 70,000 से 75,000 स्पिकल्स की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, क्या बोला, इसकी जो उपज होती है वह इसकी रोपाई की सघनता के ऊपर निर्भर करती है। यदि 1 एकड़ में 60,000 कार्म्स रोपी जाती है तो इसकी उपज 70,000 से 75,000 स्पीकर्स की होती है। तो ये हो गया ग्लैडियोलस की खेती खत्म। आगे देखेंगे हम लोग गेंदा की खेती। तो गेंदा को अंग्रेजी में बोलते हैं मारीगोल्ड। तो इसका बोटेनिकल नेम होता है टैगेटोस इरेक्टा। टैगेटेस स्पीसीज होता है। ठीक है, और इसे टैगेटेस इरेक्टा भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए इसकी भी कई सारी वराइटियाँ, इसकी वजह से इसको टैगेटेस स्पीसीज बोला जाता है, या टैगेटिस इरेक्टा के नाम से भी हम लोग इसे संबोधित कर सकते हैं। इसकी फैमिली होती है कंपोजिटी या एस्टेरेसी। इसकी फैमिली कंपोजिटी या एस्टेरेसी होती है, और इसका ऑरिजिन है मैक्सिको। कहाँ पर है? मैक्सिको, क्रोमोसोम नंबर 2n/24। तो गेंदा का बोटेनिकल नेम टैगेटेस इरेक्टा, फैमिली एस्टेरेसी, ऑरिजिन मैक्सिको। अब देखेंगे इसकी क्रोमोसोम नंबर 2n/24, स्पीसीज एंड वैरायटी देखेंगे। ठीक है, तो टेगाटस इरेक्टा पहला जो टेगासस, जैसा कि मैंने आप लोग बताया, टैगेटेस इरेक्टा, ये जो स्पीसीज है इसके बारे में देखेंगे और इसकी वैरायटी के बारे में देखेंगे। तो इस प्लांट की हाइट जो होती है वह 80 से 100 सेंटीमीटर होती है। चौड़ी पत्ती वाला व्यास का होता है। 6 से 10 सेंटीमीटर पीले नारंगी सफ़ेद रंग के फूल इसमें खिलते हैं। ठीक है, इसकी वैरायटियाँ देख लेते हो तो येलो स्टेयर, ऑरेंज हवाई, तो ये सब क्या है, इसकी स्पीसीज हैं। ठीक है, फ्रेंच मैरीगोल्ड, तो इसकी प्लांट की जो हाइट होती है वह 20 से 26 सेंटीमीटर तक की होती है। इसकी वैरायटी है रेड चेरी, लेमन ड्रॉप, ठीक है, रस्टी रेड, गोल्डी बॉय, हनी कैम्प, तो ये सब इसकी वैरायटी है। अगला है इंडियन वैरायटी। ठीक है, तो इंडियन वैरायटी कौन कौन सा? पूसा नारंगी गेंदा, पूसा बसंती गेंदा, पूसा यच। अब देखेंगे इसकी क्लाइमेट की, गेंदा की खेती के लिए किस प्रकार क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। तो इसे 3 ऋतुओं में आसानी से उगाया जा सकता है। अच्छी पैदावार के लिए शरद ऋतु उपयुक्त पाया जाता है। इसका पौधा पाले से प्रभावित होता है। ठीक है, ये जो मैरीगोल्ड होता है, गेंदा होता है, इसका पौधा पाले से प्रभावित होता है। इसकी खेती के लिए सैंडी लोम सॉइल की आवश्यकता होती है, जिसका pH 7 से 7.5 के बीच में होता है, और इसका प्रोपागेशन सीड के द्वारा किया जाता है। इसके लिए 3 बाई 1 मीटर स्क्वायर का नर्सरी तैयार करके 15 सेंटीमीटर रेज्ड बेड का मेड़ में बोया जाता है। प्रति मीटर इसका में 10 किलोग्राम कंपोस्ट और 25 ग्राम मिथाइल पेरिथियान और का मिश्रण मिलाना चाहिए। 5 से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारों में बीज की बुआई करते हैं। उसके बाद हल्की सिंचाई कर देना चाहिए, और हल्की सिंचाई करके घास फूस को बाहर निकाल देते हैं, और अंकुर के पश्चात 3 से 4 सप्ताह बाद रोपण के लिए पौधा तैयार हो जाता है। इसके लिए सीडर देखेंगे तो 1.25 kg पर हेक्टेयर की दर से इसका बीज लगता है। ठीक है, और सीड की जो वैलिडिटी होती है वह 1 वर्ष के अधिक का होता है इसके। अब देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ बेड। तो खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करके उसके कुछ दिन के लिए खुला छोड़ दें, ताकि इसमें जो कीट फफूंद और अन्य हानिकारक जीव हैं नुकसानदायक वो नष्ट हो जाएं, और बाद में देसी हल से जुताई करके समतल कर लें तथा सिंचाई की सुविधा अनुसार क्यारियाँ बना लें। ठीक है, उसके बाद देखेंगे मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, मतलब न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो प्रथम जुताई के बाद 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की सड़ी हुई खाद, इसके अतिरिक्त 125 किलोग्राम यूरिया, 400 किलोग्राम SSP और 100 किलोग्राम MOP भूमि में मिला दें। रोपाई के 35 से 40 दिन उपरांत खड़ी फसल में 125 किलोग्राम यूरिया छिड़काव विधि द्वारा देकर सिंचाई करें। ठीक है, तो ये हो गया मैन्यूर फर्टिलाइजर। क्या हो गया कि प्रथम जुताई के बाद 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की सड़ी हुई खाद या FYM, इसके अतिरिक्त 125 किलोग्राम यूरिया, 400 किलोग्राम SSP,
100 किलोग्राम MOP भूमि में मिला देना चाहिए। रोपाई के 30 से 35 दिन के बाद खड़ी फसल में 125 किलोग्राम यूरिया या नाइट्रोजन छिड़काव विधि से देकर सिंचाई कर देना चाहिए। देखेंगे सोइंग टाइम, तो इसकी बुआई के समय अगस्त से सितंबर होता है और सबसे उपयुक्त समय मई से जून माना जाता है। इसकी ट्रांसप्लांटिंग, तो देखिए इसकी ट्रांसप्लांटिंग की वैरायटियाँ हैं, ठीक है। आगे देखेंगे इरिगेशन, तो वेजिटेटिव ग्रोथ एंड स्टेज में जल की पर्याप्त आवश्यकता होती है। गर्मियों में प्रति सप्ताह और सर्दियों में 12 से 15 दिन के अंतराल में सिंचाई करनी चाहिए, ठीक है। तो यदि गर्मी का समय है तो प्रतिदिन सिंचाई करनी चाहिए, और यदि ठंडी का समय है, सर्दी का समय है, तो 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, देखेंगे वीड कंट्रोल, खरपतवार नियंत्रण। तो वर्षा ऋतु में खरपतवार एक प्रमुख समस्या होती है, अतः खेत में समय समय पर निराई गुड़ाई करें। गुड़ाई करते समय पौधे के आधार पर मिट्टी लगाएं, ठीक है। तो इस प्रकार से उसको खरपतवार से नियंत्रण किया जा सकता है। अगला है पिंचिंग, तो अफ्रीकन गेंदे में पौधे के रोपण के 30 दिन बाद एपिकल बड को अलग कर लेना चाहिए। इससे पुष्प शाखाओं की वृद्धि और पुष्प उत्पादन में दुगना वृद्धि होती है, इसलिए पिंचिंग किया जाता है। देखिए एक नंबर पूछ देगा कि गेंदे के फूल में पिंचिंग क्या है, तो पिंचिंग वह प्रक्रिया है जिसमें एपिकल बड को अलग कर दिया जाता है, ठीक है। अगला है हाउसिंग, पुष्प के किस्म के आधार पर जब फूल अलग आकर ग्रहण कर ले तब उसकी तुड़ाई कर लेना चाहिए, ठीक है। पुष्प के तुड़ाई के समय सिंचाई कर देनी चाहिए। सुबह या शाम में पुष्प की तुड़ाई करनी चाहिए। इसकी तुड़ाई मैन्युअली होनी चाहिए, ठीक है, ये ना कि किसी मशीन से कर दें। आगे देखेंगे पैकिंग, तो आकार के अनुसार फूलों की ग्रेडिंग करके बांस के टोकरियों में तथा जूट के कपड़ों से ढक कर रख दें, ताकि परिवहन के दौरान पुष्प अधिक समय तक ताजे बने रहें। आगे देखेंगे ईल्ड, तो 1 हेक्टेयर में औसतन 50 से 100 कुंटल जो गेंदे का फूल होता है वह प्राप्त होता है, और अफ्रीकन मैरीगोल्ड जो होता है, अफ्रीकन गेंदा होता है, वह 180 से 200 किलोग्राम कुंटल पर हेक्टेयर में प्राप्त होता है, ठीक है। आगे देखेंगे प्लांट प्रोटेक्शन हम कराना भूल गए थे, तो इसमें एफिड, लिटिल फ्लाई और थ्रिप्स जैसे रोग लगते हैं, इनके नियंत्रण के लिए 1 ml मैलिथियान, ठीक है, 25 EC अथवा डाईमेथियान 30 EC को 1 लीटर पानी में घोलकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए। डिजीज कंट्रोल, तो इसमें डिजीज लगते हैं पाउडरी मिल्ड्यू, ठीक है, जिसके नियंत्रण के लिए 1 लीटर कैलाक्सिन या कैराथे का छिड़काव करना चाहिए। तो यह था 2 क्रॉप की खेती, ग्लैडियोलस की और गेंदे के फूल की। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका PDF भी ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।